हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज की सीरीज़ में हम 7 से लेकर 9 जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो लास्ट क्लास की क्वेश्चन है एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है, तो वो रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं अभी निधि छिब्बर, वो इसका आंसर है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था कि चेयरमैन एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ नाबार्ड कहाँ पर हैं, तो वो है मुंबई में। और जो चेयरमैन है हेडक्वार्टर्स नाबार्ड के मुंबई में है, और जो चेयरमैन है वो कौन है, जी राजू चिंतला। ये भी हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि विच क्रिकेटर बिकम्स शेयर होल्डर इन इंडियन गरुड़ ड्रोन कंपनी। तो ये जो ड्रोन कंपनी है इसमें MS धोनी इसके जो शेयर होल्डर बने हैं, स्टेक होल्डर बने हैं। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन थे। अब आज की न्यूज़ देखते हैं। आज का अगर इम्पोर्टेंस ऑफ द डे की हम बात करें तो 7 जुलाई को हम लोगों ने वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे जो है वो ऑब्जर्व किया था। ठीक है, UN द्वारा रिकग्नाइज किया गया है ये वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे। ये जो लैंग्वेज है, ये वाला डे ना आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द डेज में ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा ये किसी भी एग्जाम में। इसमें आपके लिए बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है कि ये लैंग्वेज कहाँ की है। ठीक है, कहाँ की लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये एक अफ्रीकन लैंग्वेज है, मोस्ट वाइडली इसको सब सहारन अफ्रीका में यूज़ किया जाता है इस लैंग्वेज को। ठीक है, इस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के लिए ये डे को सेलिब्रेट हम करते हैं। थीम इस बार की है कि स्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और ये अकेली ऐसी अफ्रीकन लैंग्वेज है जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है अफ्रीकन यूनियन की। थोड़ी सी इसलिए इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने ये वाला डे कवर कर लिया है। ओके, बाकी 8 जुलाई 9 जुलाई की ऐसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट 9 जुलाई यानी कि आज के दिन हम लोग शिंजो आबे की डेथ के लिए उनकी डेथ की वजह से मॉर्निंग डे, नेशनल मॉर्निंग डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह से उनके लिए थोड़ा शोक व्यक्त कर रहे हैं। उनकी डेथ हो चुकी है, उनको गोली लगी थी, तो वो भी हमने न्यूज़ आज कवर किया है यहाँ पे। आज मतलब 9 जुलाई को हम नेशनल मॉर्निंग डे शिंजो आबे के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। Which state has topped the first edition of State Ranking Index for National Food Security Act 2022? फॉलोइंग में से कौन से राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किसने टॉप किया इसमें? फूड सिक्योरिटी में उड़ीसा ने। ठीक है, अगर हमें सिर्फ ये याद रखने, कुछ कभी कभी ऐसा होता है सारा क्वेश्चन नहीं, एक कुछ वर्ड्स आपको याद रखने होते हैं, तो इसमें वो वर्ड्स हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी, इसमें उड़ीसा ने टॉप किया है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के जो प्रिंसिपल्स जो वो होती हैं, गाइडलाइंस होती है, उसमें सबसे अच्छे से फॉलो उड़ीसा ने किया है। और ये फर्स्ट एडिशन थी इस इंडेक्स की, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा। ये जो फर्स्ट एडिशन थी इसका नाम क्या था? स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NSFA क्रिएटिंग रेजिलिएंट फूड सिस्टम्स टू ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स, जून 2022। ठीक है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया था? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने इसको रिलीज़ किया था, और ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑन फूड न्यूट्रिशन एंड सिक्योरिटी इन इंडिया। एक कॉन्फ्रेंस भी थी, फूड न्यूट्रिशन एंड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया गया था। ये फर्स्ट एडिशन थी इस रिपोर्ट की। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का? ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसका जो मेन मोटिव है वो क्या था? टू डेलिब्रेट एंड डिस्कस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, रिफॉर्म्स इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्टोरेज सेक्टर। मतलब कि बेसिकली फूड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसको हमने लागू किया था। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। चाहे फिर मतलब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, मतलब कि न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिशनल फूड है या नहीं, ठीक है, उनकी फूड की सिक्योरिटी के लिए, वो तो आपका जो नाम है इस एक्ट का वही सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो राशन वगैरह या जो क्रॉप की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होती है उसके लिए, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन के लिए, या ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें सारे रिफॉर्म्स वगैरह होंगे उसके लिए, वो सब जो हैं इस एक एक्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA 2022 एम्स टू डॉक्यूमेंट द स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ NFSA। अब ये जो इंडेक्स है इसका मेन पर्पज़ क्या है? जब इंडेक्स NFSA के लिए है तो इसका पर्पज़ भी वही है कि NFSA का जो भी रेगुलेशंस वगैरह हुई हैं उसमें प्रॉपर्ली फॉलो हुई हैं या नहीं, या जो प्रोग्रेस है इसके अंडर वो किस सिटी ने, किस स्टेट ने ज़्यादा किया है।
ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वो हैं अश्विनी कुमार चौबे। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं अश्विनी कुमार चौबे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल 2022 इन स्टेट असेंबली। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी पहली स्टेट गवर्नमेंट बन गई है जिन्होंने हेल्थ बिल का, राइट टू हेल्थ बिल का एक प्रस्ताव रखा है। ठीक है, स्टेट असेंबली में राइट टू हेल्थ बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ये, तो वो है आपकी राजस्थान स्टेट असेंबली। अशोक गहलोत गवर्नमेंट है ना वहाँ पे, तो उन्होंने आपका पहला राइट टू हेल्थ बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया अपनी स्टेट असेंबली में। The government of Rajasthan will introduce the right to health bill in the Rajasthan Assembly. It makes Rajasthan the first state in India जिसमें हेल्थ बिल जो इंट्रोड्यूस होगा। अब जो हेल्थ बिल है उसकी मेन वो क्या होगा, पर्पस क्या होगा उसका ताकि वो गारंटीड राइट टू हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें अपने सिटीजन्स के लिए। अब हेल्थ केयर का ठीक है राइट है, हमें पता है, बट जब राइट के तौर पे आप उसको ले जाते हो ना, वैसे तो राइट टू हेल्थ है हमारा, बट वो राइट टू हेल्थ ऐसे किसी जो आपके राइट्स हैं ना अभी उनमें नहीं वो काउंट हुआ है। ठीक है, तो इनका पर्पस क्या है इस बिल के लिए कि हम इस एक राइट को अगर करवा देते हैं, प्रॉपर इसको राइट बना देते हैं राइट टू हेल्थ को, तो उसमें गारंटीड राइट टू हेल्थ केयर मिल जाएगा सारे सिटीजन्स को राजस्थान के। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विदाउट कैटास्ट्रॉफिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब मेनली क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना इसका पर्पज है। ठीक है, प्रॉपर क्वालिटी भी हो हेल्थ केयर सर्विसेज की और अफोर्डेबल भी हो वो सबके लिए। ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, प्रॉपरली जो अफोर्डेबल हो सबके लिए, जो मतलब अब हेल्थ का राइट तो सभी को है ना, चाहे वो प्रॉपर किसी अर्निंग फैमिली से है या नहीं, तो इसलिए अफोर्डेबल भी हुआ है हेल्थ केयर फैसिलिटीज सारी इस बिल के थ्रू। तो जो ड्राफ्ट बिल है वो प्रपोज कब कर दिया है वहाँ पर इनकी स्टेट असेंबली में, जनवरी 2022 में। ठीक है, ये प्रॉमिस करता है फ्री कंसल्टेशंस, ड्रग्स डायग्नोस्टिक एंड इमरजेंसी केयर एट ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन राजस्थान। ठीक है, इसमें अगर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई कंसल्टेशन चाहिए आपको वो भी फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, ड्रग्स के लिए डायग्नोस्टिक वगैरह वो भी मतलब ड्रग्स वगैरह का डायग्नोस करना वो भी, और एमरजेंसी केयर वगैरह भी सब कुछ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सारे राजस्थान में उधर ये प्रोवाइड करवाएंगे इसके अंडर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये एक और योजना है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस की थी, अशोक गहलोत ने ही, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, ये आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये वाली योजना कौन से स्टेट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो वो राजस्थान की है। इस योजना के तहत जो फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं अप टू 10 लाख, 10 लाख तक की जो फ्री ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करवाते हैं सारे लोगों के लिए, मतलब जितने भी लोग इसमें एनरोल करवाते हैं खुद को। और इसके साथ साथ एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है इसमें अप टू 5 लाख रुपीज़। ठीक है, वो जो जितनी भी फैमिलीज़ वगैरह रजिस्टर्ड की होंगी इस एक योजना के अंडर, उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे, फ्री ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये मतलब पर फैमिली के हिसाब से है। ठीक है, CM अशोक गहलोत अप्रूव्ड ₹117 करोड़ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द फैसिलिटीज़ इन महिला चिकित्सालय या वुमेंस हॉस्पिटल एट संगनेरी गेट इन जयपुर। तो जयपुर में एक महिला चिकित्सालय या वुमेंस हॉस्पिटल भी है, उसके लिए भी अभी अशोक गहलोत ने 117 करोड़ जो हैं वो अप्रूव किए हैं। ठीक है, मतलब ये हॉस्पिटल है वहाँ पे, बस उसकी जो फैसिलिटीज़ वगैरह उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के और एक्सपैंड करने के लिए ये जो अमाउंट है ये अप्रूव किया है वहाँ पे अशोक गहलोत ने। और गवर्नर कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्रा। ठीक है, कोई भी स्टेट वगैरह की न्यूज़ करते हैं तो अगर यहाँ पर वो नहीं भी डिस्कस हो जाती है बाई चांस, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे CM गवर्नर्स आपके साथ में इंक्लूड कर दें, बट अगर कोई रह भी जाता है तो आपने साथ में देख लें कि राजस्थान की बात हो रही है तो वहाँ के CM गवर्नर वगैरह साथ में, स्टार्टिंग पॉइंट थोड़े थोड़े खुद भी करते रहने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वेयर डिड PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022 अ डिजिटल एक्सपो डिजिटल मेला। तो डिजिटल इंडिया वीक 2022 का जो है, जिसको डिजिटल एक्सपो या डिजिटल मेला भी कहा है इस पर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर इनॉग्रेट किया है ये आपसे पूछा है। तो ये किया है
गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। गांधीनगर गुजरात में ये आपका डिजिटल इंडिया वीक जो है इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो आपकी मीटी मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। ये जो वीक है हुआ कब से था, 4 से लेके 9 जुलाई 2022 के बीच में इस आपका डिजिटल इंडिया वीक को हमने ऑब्जर्व किया था। क्योंकि डिजिटल इंडिया बहुत अभी है ना, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, डिजिटलाइजेशन वगैरह बहुत ट्रेंड में इस टाइम। तो ये सब न्यूज़ वगैरह आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है कि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। तो कब हुआ इसका डिजिटल इंडिया वीक, 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक। कहाँ पर? गांधीनगर में। ओके, तो ये जो आपका डिजिटल इंडिया वीक था, इसमें मेनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी को शोकेस करने का मेन पर्पस था इसमें। मतलब कि इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें अब पहले से कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, कितना डिजिटल हो गया है इंडिया, उसके लिए भी उसको भी शोकेस किया जाना था इस आपके डिजिटल इंडिया वीक में। और इस एक डिजिटल इंडिया वीक की थीम भी थी, क्या थी? कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज़ टेकेड। कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज़ टेकेड। अब ये डेकेड को टेकेड बोला है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी डेकेड की तरह इसको यूज़ किया गया है। तो कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड इसका थीम था। और द पीएम लॉन्च इस एक डिजिटल इंडिया वीक में पीएम ने कुछ और चीज़ें भी लॉन्च की हैं, जो इसके अलावा भी चीज़ें लॉन्च की हैं, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तो हमने ये एक बार इसमें पढ़ लेते हैं। पीएम ने लॉन्च किया है डिजिटल इंडिया भाषिनी, भाषा दान, दैट विल एनेबल ईजी एक्सेस टू इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। अलग अलग लैंग्वेजेस में, जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकें, उन लैंग्वेजेस में आपको इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज की इजी एक्सेस मिल सकेगी इस एक चीज़ के अंडर, ठीक है। डिजिटल इंडिया भाषिनी, भाषा दान के नाम से इसके अंडर ये जो आपका प्लेटफॉर्म रहेगा, इसके अंडर क्या होगा? इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज की एक्सेस अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको मिल पाएगी। ही लॉन्च्ड डिजिटल इंडिया जेनेसिस टू एम्पावर द डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी को एम्पावर करने के लिए उन्होंने डिजिटल इंडिया जेनेसिस लॉन्च किया है। साथ में उन्होंने एक ई बुक भी इसमें अनवील की है, ई बुक भी एक वहाँ पर लॉन्च हुई है, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज़ टेकेड। यही, ठीक है, जो थीम है उसी के नाम से जो ई बुक है वो भी इसमें अनवील की गई है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, क्वेश्चन है कि विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट ODOP मार्ट with ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC प्लेटफॉर्म। अब फॉलोइंग में से कोई एक स्टेट जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मार्ट एक वहाँ पर इंटीग्रेट करने बनाने वाली है, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट है ये हमसे पूछा है, वो है आपकी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश पहली ऐसी स्टेट बन गई है जो कनेक्ट करने वाली है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मार्ट को विद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का जो है इसके साथ लिंक करने वाली है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश। द पायलट फेज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ODP मार्ट ऑन ONDC वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर नवनीत सहगल। तो ये जो पायलट फेज़ है अभी ना, मतलब पायलट बेस है, मतलब ट्रायल बेसिस पे ये हम कर रहे हैं कोशिश कि ODOP मार्ट जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो मार्ट है उसको हम ONDC के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। तो उसका एक ट्रायल फेज़ ये जो है ये इनॉग्रेट किसने किया है? डॉक्टर नवनीत सहगल ने। ONDC एम्स टू इंक्रीज रेवेन्यूज़ एंड एक्सेस टू फाइनेंस बाय माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑफ इंडिया। ONDC का मेन पर्पज़ क्या है कि रेवेन्यूज़ और एक्सेस, मतलब फाइनेंस के लिए अगर कोई भी माइक्रो यूनिट्स रहेंगी उनको अगर फाइनेंस वगैरह चाहिए होगा तो उनकी इजी एक्सेस हो जाए उनको, ठीक है, वो बहुत इजीली उसको एक्सेस कर पाएँ फाइनेंस वगैरह को अपनी छोटी छोटी यूनिट्स के लिए। ONDC कोलैबोरेट्स विद UP's हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब ONDC ने जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था ना, इसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए यूपी के हैंडक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के साथ भी कोलैब किया था, ठीक है। ये अलग से एक न्यूज़ थी जो मैंने इसके साथ इंक्लूड कर दिया। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, हु बिकेम द सेकेंड वुमेन एवर टू रिसीव द फील्ड्स मेडल 2022। ये आपका आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि
दूसरी ऐसी विमेन कौन बन गई हैं जिन्होंने फील्ड्स मेडल 2022 रिसीव किया है। ठीक है, इस बार का जो फील्ड मेडल है वो रिसीव करने वाली दूसरी महिला, अभी तक की दूसरी महिला कौन बन गई हैं, तो वो हैं मरीना वियाज़ोव्स्का। ठीक है, मरीना वियाज़ोव्स्का बनी है दूसरी ऐसे विमेन। जो पहली थी वो थी इज़राइल की मरियम मिर्ज़ा खनी, ये फर्स्ट थी। शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू रिसीव दी फील्ड्स मेडल 2022। ये नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स भी कहते हैं इसको। तो ये वाला प्राइज़ जीतने वाली पहली जो लेडी थी वो मरियम मिर्ज़ा खनी थी, और जो दूसरी बनी है वो मरीना वियाज़ोव्स्का बनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये अभी बनी है तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है, ये देखना है कि अभी वाला पूछा है कि सेकंड कौन बनी है या रीसेंट कौन बनी है, या ये पूछे कि पहली कौन बनी थी। ठीक है, इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं आप। यूक्रेन्स मैथमेटिशियन मरीना वियाज़ोव्स्का वॉज नेम्ड अमंग 4 recipients ऑफ द फील्ड मेडल 2022 बाय इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। कौन देती है ये जो अवार्ड है आपका फील्ड मेडल, ये कौन देती है, कौन सी इंस्टीट्यूशन देती है? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज दी नोबेल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स। अब जो फील्ड मेडल 2022 है उसको मैथमेटिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके अलावा मरीना वियाज़ोव्स्का के अलावा 3 और लोग हैं जिन्होंने इस बार का फील्ड मेडल जीता है। ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये यूक्रेन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और क्योंकि यूक्रेन से बिलोंग करती हैं इसलिए भी ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी यूक्रेन वॉर हिट है। ओके, अब इसकी थोड़ी डिटेल्स देखेंगे कि शी बिकेम द सेकेंड वुमन एवर टू रिसीव द अवार्ड। फर्स्ट हमने देख लिया है कि मरियम मिर्ज़ा खनी जो ईरान की हैं, इज़राइल की नहीं, ईरान की हैं। ईरान की ये मैथमेटिशियन थी, इनको 2014 में ये अवार्ड मिला था, और अब मिला है इनको मरीना वियाज़ोव्स्का को। अदर रिसिपिएंट्स जो हैं इस बार के फील्ड मेडल 2022 में, इनके अलावा जिन 3 ने जीता है अवार्ड वो कौन कौन है? हुगो डोमिनिल कॉपिन फ्रांस के हैं, जून ह जो हैं वो यूएस के हैं, और जेम्स मेनार्ड ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, द फील्ड मेडल इज़ अवॉर्डेड एवरी 4 years। हर 4 साल के बाद इसको अवार्ड किया जाता है। किन को अवार्ड किया जाता है? सारे मैथमेटिशियंस इसमें कवर नहीं होंगे, इसमें होगा सिर्फ वो मैथमेटिशियंस जिनकी एज 40 years तक है। ठीक है, 40 years से पहले के, अंडर दी एज ऑफ 40 years जिनकी एज रहेगी उनको इसमें अवार्ड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर द फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ इंटरेस्टेड 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इन ओवरसीज प्रोक्योरमेंट। विच बैंक इज़ नॉट वन ऑफ दोज बैंक्स? बैंकर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली बार रक्षा मंत्रालय ने 3 निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए यहाँ पर मतलब वो कहेंगे, मतलब उनको वो कर दिया, अलाउ कर दिया है। ठीक है, एक कोई वर्ड वहाँ से मिसिंग है। कौन सा बैंक उन बैंकों में से एक नहीं है? ठीक है, तो इनमें से ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक को अलाउ किया है। यस बैंक इसका आंसर होगा। यस बैंक को नहीं ऐसे अलाउ किया है, इन 3 बैंक्स को अलाउ किया है कि वो ओवरसीज़ कोई भी प्रोक्योरमेंट वगैरह होगी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं खुद को। ठीक है, मतलब कि विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करवा सकते हैं वो। थोड़ी इसकी डिटेल्स देखते हैं। द डिफेंस मिनिस्ट्री गेव 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स परमिशन टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू इट फॉर द परचेज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट अब्रॉड। अब यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स को परचेज़ करने के लिए ये 3 बैंक्स जो हैं ये सपोर्ट कर सकती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती हैं इंडियन गवर्नमेंट को। ये वाला पॉइंट आपको बहुत याद रखना है। बैंक्स कौन कौन से हैं? ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। ठीक है, ये प्रॉपर याद रखना है इन तीनों के नाम। फॉर सर्विसेज लाइक द इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स टू द मिनिस्ट्री फॉर ओवरसीज परचेज, ओनली ऑथराइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही अभी तक अलाउ किए जाते थे। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ऑथराइज्ड हैं बाय द RBI या बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं को ही अलाउ किया जाता था अभी तक इस चीज़ के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी इसमें अलाउ किया गया है। और कितने? 3 बैंक्स हैं वो। कौन कौन से? ICICI, एक्सिस और HDFC। ठीक है, ये 3 बैंक्स को अलाउ कर दिया गया है। The selected banks may be allocated with LC business of rupees 2000 crore each on the capital and revenue side for a period of 1 year। ये वाला आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
इस वाले को स्किप करना था मैंने, शायद ये रह गया, मिस हो गया ये वाला पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये बैंकिंग के पीओ के भी इंटरव्यू में ऐसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये वाला रहने देना। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द परफॉर्मेंस ऑफ दीज बैंक्स विल बी मॉनिटर्ड रेगुलरली सो एज टू टेक नेसेसरी फर्दर एक्शंस एज रिक्वायर्ड। अब ऐसा नहीं होगा कि इनको अलाउ कर दिया गया है तो इनको मतलब हमेशा के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, इनको इनकी जो भी परफॉर्मेंस रहेगी उसको प्रॉपर्ली रेगुलरली चेक किया जाएगा। अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है तो वो भी बताया जाएगा। अगर इनमें से किसी से ये जो इनको एक चीज़ के लिए अलाउ कर दिया है, अगर इनको वापस ये पावर इनसे लेनी है तो वो भी कर सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस पे वो बेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर्स हैं अब हमारे, द फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत विल टेक ऑन द रोल फॉर G20 शेरपा रिप्लेसिंग पीयूष गोयल, ठीक है। अभी तक जो आपके नीति आयोग के फॉर्मर CEO थे अमिताभ कांत, वो अब उनको क्या अलाउ कर दिया गया कि वो अब G20 के शेरपा रहेंगे इस साल के लिए। जो G20 समिट रहेगा उसकी चेयर जैसे इंडिया के पास है, तो उसकी मतलब बहुत सारी जो आपके इवेंट्स वगैरह होंगे ना वो इंडिया में ही होंगे, तो अब उसको रेगुलेट करने के लिए G20 के जो शेरपा बनाया है, मतलब कि जो मेन होंगे, जो हेड, जो एक तरह से कह सकते हैं कि हेड होंगे इस बार इंडिया की तरफ से, तो जो भी इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे ना इंडिया में, उसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो निभाते हैं जो शेरपा होते हैं। जैसे तो ये वाले अब G20 शेरपा इस बार बनाया गया अमिताभ कांत को, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे सारे इवेंट्स की, ठीक है। इससे पहले कौन थे, पीयूष गोयल थे शेरपा इंडिया के G20 समिट के, ठीक है। अब क्योंकि उनके पास और भी अपने वो यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके पास और भी पोर्टफोलियोज़ हैं, तो वो इस एक प्लेस से, इस पोस्ट से रिज़ाइन कर गए, तो उनकी जगह रिप्लेस की है किसने, मतलब उनको किसने रिप्लेस किया है, अमिताभ कांत ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑबिचुरी है कि फ्रीडम फाइटर P गोपीनाथ नायर हैज़ पास्ड अवे, ठीक है। फ्रीडम फाइटर थे P गोपीनाथन नायर, इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। बोरिस जॉनसन ने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि उनकी खुद की, मतलब उन्होंने बहुत सारे स्कैंडल्स वगैरह में उनका नाम आ रहा था, तो उनकी खुद की पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हो रही थी, इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। सेम चीज़ कहाँ पर हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई थी ना अभी, तो वहाँ पर भी ठाकरे ने रिज़ाइन कर दिया था और एक नाथ शिंदे वहाँ के CM बन गए, तो वैसा ही हुआ यहाँ पर भी कुछ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया बॉर्न गीता गोपीनाथ, जो पहले भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी इनकी अचीवमेंट्स की वजह से, अब ये ऐसी फर्स्ट विमेन बन गई हैं और सेकंड इंडियन बनी है, ठीक है। विमेन के हिसाब से देखें तो फर्स्ट विमेन बनी है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सेकंड इंडियन बन गई हैं टू फीचर ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, जो आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसमें ये चीफ इकोनॉमिस्ट थी ना, तो इनके लिए मतलब जो वहाँ पर एक वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF के, मतलब जितने भी चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं फॉर्मर, उनके लिए एक वॉल ऑफ फेम टाइप है वहाँ पर ना, तो उसमें फीचर होने वाली ये फर्स्ट वुमेन और सेकंड इंडियन बनी है। इनसे पहले, क्योंकि फर्स्ट वुमेन तो यही है, बट क्योंकि सेकंड इंडियन है तो हमारे को पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंडियन कौन थे, तो फर्स्ट इंडियन इसमें थे रघुराम राजन, जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं ना, वो इसमें फर्स्ट इंडियन थे। 2003 से 2006 के बीच में शायद इन्होंने वहाँ पर सर्व किया था, तो इनको उसमें लिया गया था। गोपीनाथ जो हैं वो वैसे IMF में अपॉइंट हुई थी चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे, अक्टूबर 2018 में ये अपॉइंट हुई थी। उसके बाद इनकी प्रमोशन हो गई थी और पहली ऐसी पोस्ट बनाई गई थी जिसका नाम क्या है, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। IMF में ये पहली बार ये पोस्ट को मतलब हमने इंट्रोड्यूस होते हुए देखा था, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की। तो इनॉग्रल जो होल्डर हैं इसके वो भी गोपीनाथ ही हैं, गीता गोपीनाथ ही इसकी इनॉग्रल होल्डर भी हैं इस पोस्ट की। तो अभी ये करंटली IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे ही सर्व कर रही हैं, ठीक है। तो इनका नाम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल बी ऑर्गेनाइजिंग हरियाली महोत्सव, ठीक है। हरियाली महोत्सव ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जिसमें मतलब एक प्लांटेशन ड्राइव वाला ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। ट्री प्लांटेशन वगैरह होगी इसके अंडर। कब हो रहा है ये, 8 जुलाई 2022 से ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में, ओके। हरियाली महोत्सव न्यू दिल्ली में हो रहा है 8 जुलाई, पिछले कल से मतलब स्टार्ट हो गया, और इसमें ट्री प्लांटेशन की एक ड्राइव है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्नाटका इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव एक्सक्लूसिव R&D पॉलिसी।
अपनी अलग से कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जिस स्टेट के पास होगी इंडिया में वो कर्नाटका बनने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या, फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट, ठीक है। फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट, इसके अंडर क्या होगा, आयुर्वेदा के थ्रू जो एनिमल्स होंगे उनको उनकी हेल्थ को थोड़ा और बेटर किया जाएगा, ठीक है। या कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें आयुर्वेदा का यूज़ करके एनिमल्स के लिए एक बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, उनकी हेल्थ को बेटरमेंट मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है, ये जो समिट है कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज किया है, इनॉग्रेट किसने किया है, पुरुषोत्तम रूपाला ने। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ या ओपेक के जो सेक्रेटरी जनरल थे मोहम्मद सनूसी बारकिंदो ही पास्ट अवे, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद, या तो नाम वहाँ पे बता देंगे और ये पूछेंगे कि ये क्या सर्व कर रहे थे, तो ये ओपेक के सेक्रेटरी जनरल थे, अब इनकी डेथ हो गई है, मोहम्मद सनूसी बारकिंदो इनका नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट, स्पोर्ट्स आइकन जो पीटी उषा थी, और म्यूज़िक माइस्ट्रो, म्यूज़िक की फील्ड में काफ़ी बड़ा नाम है इनका भी, साउथ इंडियन इलाया राजा, और स्पिरिचुअल लीडर वीरेंद्र हेगड़े, और स्क्रीन राइटर हैं साउथ के ये भी के.वी. विजेंद्र प्रसाद। इनको बीजेपी ने अपनी तरफ से राज्यसभा में मतलब इनका नाम लिया है, मतलब वहाँ के लिए इनको इलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको इनके चारों के नाम याद होने चाहिए, पीटी उषा, इलाई राजा, वीरेंद्र हेगड़े और के.वी. विजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को नए एक्स्ट्रा एडिशनल पोर्टफोलियोज दे दिए गए हैं। कौन कौन से, स्मृति ईरानी को एक्स्ट्रा मिल गया है माइनॉरिटी अफेयर्स का, जो पहले किसके पास था, मुख्तार अब्बास नकवी के पास। अब ये क्योंकि रिज़ाइन कर गए हैं तो ये इनका वाला जो पोर्टफोलियो था माइनॉरिटी अफेयर्स का वो स्मृति ईरानी को मिल गया। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का पोर्टफोलियो जो पहले रामचंद्र प्रसाद के पास था, इनकी रिज़ाइन करने के बाद ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल गया, जो एविएशन मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द साउथ इंडियन बैंक हैज़ साइंड एन अग्रीमेंट विद केरलाज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट टू एनेबल डिजिटल कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स एट इको टूरिज्म सेंटर्स। अब ये डिजिटल कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स वाली बात हमने पहले भी एक न्यूज़ में पढ़ी थी ना, अभी ये वाली न्यूज़ देखते हैं पहले। साउथ इंडियन बैंक ने केरला के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ कोलैब किया है ताकि वो इको टूरिज्म सेंटर्स की जो पेमेंट है उसको डिजिटली कलेक्ट कर सके। इससे पहले जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो क्या था कि आईसीआईसीआई बैंक ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसने कोलैबोरेट किया है अमेज़ॉन पे के साथ ताकि फास्ट टैग की इशुएंस हो सके, ठीक है। इससे पहले हमने ये वाला पॉइंट भी पढ़ा था, तो ये भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर लेना, इसके साथ ही पढ़ लेना इसको भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक 30 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू जो है वो इनॉग्रेट किया है। इसका स्टैचू है ये अलूरी सीतारामा राजू का, ठीक है। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पे ये जो स्टैचू है ये पीएम मोदी ने लॉन्च किया है, अनवील किया है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी विजिटेड जर्मनी टू अटेंड 48th G7 समिट। इधर पॉइंट क्या बन रहा है कि 48th G7 समिट कहाँ पर हुआ है, जर्मनी में हुआ है। इस बार जर्मनी होस्ट है इसका, क्योंकि करंट चेयर भी जर्मनी ही है G7 का। और जो जर्मन चांसलर हैं ओलफ शॉल्स, इन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया था, तो एज अ गेस्ट इन्होंने वहाँ पर मोदी जी ने एज अ गेस्ट इस समिट को अटेंड किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूएन चीफ एंटोनियो गटरेस अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यन एज फोर्स कमांडर ऑफ अनमिस। अनमिस क्या है, यूनाइटेड नेशंस का मिशन इन साउथ सुडान, उसके लिए आपके फोर्स कमांडर के तौर पे एंटोनियो गटरेस ने लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम को अपॉइंट कर दिया है। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है, किसको रिप्लेस किया है, लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनायकर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन विमेन बॉक्सर्स जिनका नाम है अल्फिया पठान और गीतिका, इन दोनों ने गोल्ड जीता है, ठीक है। और कलायवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो, इन दोनों ने सिल्वर जीता है। कौन सी चैम्पियनशिप में, फर्स्ट एडिशन थी ये एलॉर्डा बॉक्सिंग कप की फर्स्ट एडिशन थी, उसमें गीतिका और अल्फिया पठान ने गोल्ड जीता है। कलायवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने आपका सिल्वर जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक ऑफ बड़ौदा ने पार्टनर किया है विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग WWB के साथ, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है
जो काम करती है कि मतलब एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है लो इनकम वेमेन के लिए, ठीक है, जिनकी भी कम इनकम है वेमेन की, उनके लिए फाइनेंशियल एक्सेस या फाइनेंशियल टूल्स की प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी हो सके, वो ये एक सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए। तो इन्होंने कोलैबोरेट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलके, ताकि वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का थर्ड फेज़ है, किसका, बड़ौदा जनधन प्लस, बड़ौदा जनधन प्लस को लॉन्च करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने WWB के साथ कोलैब किया है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये उत्तर प्रदेश की 25 डिस्ट्रिक्ट्स में और उत्तराखंड की 13 डिस्ट्रिक्ट्स में वो होने वाला है, अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है RBI ने कैंसिल कर दिया है श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। किस लिए? क्योंकि इनके पास कैपिटल की कमी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है R Dinesh हैज़ बीन चूजन एज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट डेजिग्नेट। अब प्रेसिडेंट डेजिग्नेट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। प्रेसिडेंट डेजिग्नेट है मतलब कि प्रेसिडेंट नहीं बनाया उनको, प्रेसिडेंट इसके अभी भी संजीव बजाज हैं, ठीक है। संजीव बजाज प्रेसिडेंट हैं CII के, बट प्रेसिडेंट डेजिग्नेट का मतलब होता है कि अगर इनकी कभी एब्सेंस होती है या इनकी रिटायरमेंट एब्सेंस होती है या फिर मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई छुट्टी है या इनकी डेथ हो जाती है इन एनी केस, तो ऐसे केसेस में कौन सर्व करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ CII? R Dinesh, ठीक है। तो R Dinesh को प्रेसिडेंट डेजिग्नेट अपॉइंट किया है। साथ में संजीव पुरी जो आपके ITC के चेयरमैन और MD हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है CII का। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? संजीव बजाज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO बन गए हैं परितोष त्रिपाठी। SBI जनरल इंश्योरेंस के परितोष त्रिपाठी, और इन्होंने रिप्लेस किया है PC कंदपाल को। लास्ट पॉइंट हमारे पास वही है, जापान के जो फॉर्मर PM थे शिंजो अबे, उनकी डेथ हो गई है क्योंकि उनको गोली लगी थी, किसी अननोन को गोली मार दी थी और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो इन्हीं के लिए हम जो आज है नेशनल मोर्निंग डे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। अब आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नए CEO कौन है नीति आयोग के, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर्स और MD बताने आपने मुझे IMF के। थर्ड क्वेश्चन है MD CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बताना है आपने मुझे आज कमेंट में, ठीक है। अब अगर इसमें कोई भी आपको इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।